और इस बिजनेस में भी अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें सिस्टम फॉलोअर बन के ही काम करना पड़ेगा। और सिस्टम फॉलोअर बनने के लिए सबसे अहम चीज को समझना है दोस्तों, और वो है इस इंडस्ट्री का पास्ट, इस इंडस्ट्री का प्रेजेंट और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर। अगर आप माय लाइफ करना चाहते हो ईमानदारी से, आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हो ईमानदारी से, तो आपको तीन चीजें पता होना जरूरी है। एक, इस इंडस्ट्री का पास्ट क्या है, इस इंडस्ट्री का प्रेजेंट क्या है और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, मुझे, मेरी नजर से आप जब देखोगे तो माय लाइफ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर मुझे दिख रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ क्रिएशन करने का एक अपॉर्चुनिटी है। संपत्ति, स्थावर हो या फिर जंगम हो, माल मत्ता जमा करने का एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। मेरी नजर से देखोगे तो हेल्थ और वेलनेस का एक बिग अपॉर्चुनिटी है। मेरे नजर से देखोगे तो आनंद, हैप्पीनेस का एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी नजर से देखोगे खुद का बिजनेस और पैसिव इनकम का एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी नजर से देखोगे महिलाओं के लिए एक सक्षम महिला सक्षमीकरण का एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी नजर से देखोगे तो नेशन डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत। मेरी नजर से देखोगे तो एंड ऑफ करप्शन, इससे करप्शन भी कम हो सकता है। यह है इस बिजनेस का फ्यूचर, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर। लेकिन यह फ्यूचर अपने आप नहीं आया, उसके पहले इस इंडस्ट्री का पास्ट भी हमें समझ में आना चाहिए। पास्ट क्या बोलता है? पास्ट बोलता है इस इंडस्ट्री का लीगलाइजेशन। वैसे तो ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। भला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात मत करो, आप वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस का थोड़ा सा स्टडी करो। 1959 में इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, 1959 में, और ये इंडस्ट्री इंडिया में आई 1994 में। एनआरआई लोगों ने इस इंडस्ट्री को लेके आए, और जैसे एनआरआई लोगों ने इस इंडस्ट्री को लेके आए तो कुछ साल तक एक इंडस्ट्री चली अपने इंडिया में। लेकिन 2001 से कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इस इंडस्ट्री को नेतृत्व करना शुरू किया। 2012 तक ये इंडस्ट्री इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से चली। 2012 में इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करने के लिए सरकार ने एक कमिटी डिसाइड किया, जिस कमिटी का नाम था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी ये फिक्की को क्या काम सौंपा इंडिया ने, सरकार ने, क्योंकि इंडिया में इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकशाही। और लोकशाही में दो चीजें होना जरूरी होता है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। शायद ये पहला पीपीएस होगा जहां पे इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, और आपके लिए ये टॉपिक एकदम नया है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पिलर होता है प्रशासन, दूसरा महत्वपूर्ण पिलर होता है शासन, तीसरा महत्वपूर्ण पिलर होता है न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, और चौथा महत्वपूर्ण पिलर होता है डेमोक्रेसी का प्रसार, मीडिया। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण पिलर है, शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और मीडिया, ये 4 पिलरों पे हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, हमारी लोकशाही इस देश की टिकी हुई है। और डेमोक्रेसी में और 2 चीज होना जरूरी होता है। एक होता है लोक मान्यता, लोगों ने मान्यता देना, और एक होता है शासन मान्यता, गवर्नमेंट ने मान्यता देना। हमारे लोकशाही में उस चीज को लीगल माना जाता है जिस चीज को सरकार और देश में रहने वाले लोग मान्यता देते हैं। ऐसा नो, लोक मान्यता और शासन मान्यता, ये दोनों चीज होना जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर लोक मान्यता और शासन मान्यता, इसका डिफरेंस थोड़ा सा समझाओ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
गांव खेड़ों में आज जब जाते हो, चाहे आप यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, तो गांव खेड़ों में लोग दारू का व्यापार करते, दारू निकालते, पता है ना आपको। उन लोगों को सबसे ज्यादा डर किसका रहता है? पुलिस वालों का। और शहर में जब आप आते हो तो पुलिस स्टेशन के सामने सरकारी देशी दारू का दुकान मिलता है, ऐसा नो, दुकान डाल के एसी में बैठ के वो दारू बेचते हैं। उनको पुलिस वाले का डर क्यों नहीं रहता? दारू तो ये भी बेच रहे हैं और दारू तो गांव वाला भी बेच रहा है, उनको बेचारे को पुलिस वालों का डर है। लेकिन शहर में जो दुकान डाल के बैठे हुए हैं उनको तो पुलिस वालों का डर नहीं हुआ है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की मान्यता है। गेटिंग माय पॉइंट? दारू बेचना गलत है, सही है, उसमें मत जाइएगा। आप बात को समझो कि लोक मान्यता और शासन मान्यता, ये दोनों चीज लोकशाही में इंपॉर्टेंट होती है। तो शासन मान्यता लाने का एक प्रोसेस डेमोक्रेसी में होता है। सबसे पहले एक एंटिटी बोर्ड को तैयार करना पड़ता है, जो भारत सरकार ने सन 2012 में इस एंटिटी बोर्ड को तैयार किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को जिम्मेदारी सौंपी कि आप इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 जोन में जाके स्टडी करो, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये किस प्रकार से चल रहा है। और 2014 को इस फिक्की नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट दिया और ये रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला कि अगर लीगल डायरेक्ट सेलिंग सरकार ने इसको सही ढंग से समझा तो ये इंडस्ट्री 2025 तक 7,500 करोड़ रुपए के ऊपर जाने वाली इंडस्ट्री है। आपको यह पता है कि हमारे देश का जो एनुअल जीडीपी है वो है 225 लाख करोड़ का। 225 लाख करोड़ ये हमारा एनुअल जीडीपी है हिंदुस्तान का आज का, 225 लाख करोड़। आप सोच के रखो 225 लाख करोड़ रुपए के एनुअल जीडीपी में अगर 7,500 करोड़ का एडिशनल होगा तो इस देश का एनुअल जीडीपी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? रोजगार बढ़ेगा या कम हो जाएगा? क्योंकि 225 लाख करोड़ में 7,500 करोड़ ये नया टर्नओवर जुड़ेगा। तो फिक्की ने रिपोर्ट दिया और फिक्की ने बोला कि इस इंडस्ट्री के प्रति सरकार गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यह बिजनेस, यह इंडस्ट्री बूम हो सकता है। तो सरकार ने, भारत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मिनिस्ट्री का निर्माण किया, जिस मिनिस्ट्री का नाम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशनशिप। हिंदी में उसे बोला जा सकता है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ग्राहक और उपभोक्ता मामले मंत्रालय। इसके पहले हमारे इंडस्ट्री के लिए किसी प्रकार का मिनिस्ट्री नहीं था, लेकिन फिक्की के रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसके ऊपर थोड़ी सा अभ्यास किया, स्टडी किया और इस मिनिस्ट्री को निर्माण करके बोला कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करो। यह चीज हुई हमारे हिंदुस्तान में 2014 में, फर्स्ट टाइम 2014। सरकार उसके पहले 2014 के पहले जो सरकार थी वो सरकार थी यूपीए की। 2014 के बाद जो सरकार आई वो सरकार आई एनडीए की। यूपीए सरकार में देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसी सरकार में ये जो मंत्रिमंडल था, इनके जो कैबिनेट मंत्री थी जिनका नाम है सचिन पायलट। एनडीए सरकार में जहां पे मनमोहन सिंह साहब बैठते थे वहां पे नरेंद्र मोदी साहब आ गए और ये मिनिस्ट्री जिनके पास था वो वहां पे आ गए रामविलास पासवान जी। मिनिस्ट्री बदली, लेकिन देखो सरकार किसी की बदली, पॉलिसी नहीं सरकार बदल सकता। लोकशाही में ये बहुत बड़ी बात है, पॉलिसी मेकिंग करने वाले जो लोग हैं वो कभी बदलते नहीं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया।
अपने बिजनेस के ऊपर, अपने इंडस्ट्री के ऊपर। लोगों की डिमांड बढ़ती गई, लोक मान्यता मिलती गई, अच्छे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आना शुरू हुआ। और उसी दौरान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो फैसला था हमारे इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस का जारी करना। वो डेट था दोस्तों 9 सितंबर 2016। आप इस डेट को लिख के रखिएगा। लोग आज भी बोलते हैं क्या ये इंडस्ट्री या कंपनी या गलत है क्या सही है, आपको इसका जवाब देना आना चाहिए। 9 सितंबर 2016 को इस इंडस्ट्री के प्रति भारत सरकार के कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने पहला 21 पेज का गाइडलाइंस प्रदर्शित किया। गाइडलाइंस का मीनिंग होता है मार्गदर्शक तत्व। मार्गदर्शन जारी किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत सरकार ने किए हुए मार्गदर्शन तत्वों के अनुसार काम करेगी, हम सरकार बोल के, गवर्नमेंट बोल के उस कंपनी के पीछे खड़े रहेंगे। और ये सर्कुलर निकाला भारत सरकार ने 9 सितंबर 2016। अभी गाइडलाइंस तो आ गया, लेकिन लोकशाही में, डेमोक्रेसी में सिर्फ गाइडलाइन जारी करना यह लीगल की बात नहीं होती। लीगल अगर उस इंडस्ट्री को करना है तो उसके लिए लॉ का निर्माण होना, नियमों का निर्माण होना बहुत जरूरी होता है। तो लॉ निर्माण करने के लिए गाइडलाइंस को इसी सरकार ने गैजेट के नाम पे 28 अक्टूबर 2016 को गैजेट दिया गाइडलाइंस को, लेकिन मार्गदर्शक तत्वों को गैजेट दिया, नियमों को नहीं। जितने भी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी, उन सब इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मांग किया सरकार से कि हमारे लिए कुछ नियम बनाओ। जो बुरे लोग हमारे देश में काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग, प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ टांच रखो, दबाव रखो, नियंत्रण रखो। तो सरकार गंभीर थी, लेकिन सरकार का कहना यह था कि यह इंडस्ट्री 2025 में 7,500 करोड़ का टर्नओवर देगी केपीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार। अभी तो सिर्फ 2016 है और 2025 तक रुको। हम 2025 के बाद इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उतना टर्नओवर नहीं है, इस इंडस्ट्री में उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा। लेकिन देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, दुआ बोलो या फिर कुछ भी बोलो, चमत्कार बोलो, कुछ घटनाएं देश में, समाज में ऐसी घटती है जो दिखने को बुरी है, एक्चुअली वो बुरी है, लेकिन उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती है। जैसे ये 3-4 साल में क्या बदलाव हुआ, ये 3-4 साल में हमारे देश में कुछ बुनियादी बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर हुआ, सबसे पहला बदलाव हमारे देश में हुई नोटबंदी। आपको पता है, एक ही रात में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि कल से नोट बंद। तो नोटबंदी के कारण भारत सरकार की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। दूसरा हुआ जीएसटी, 1 वोट 1 पर्सन, वैसे 1 पर्सन एक ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी, जिसका असर भारत के अर्थव्यवस्था पर हुआ। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में आया, जिसका नाम था कोरोना। कोरोना के कारण जीएसटी ने जो भारत सरकार के तिजोरों में पैसा जमा हुआ, नोटबंदी ने जो भारत सरकार के तिजोरों में जितना भी पैसा जमा हुआ, वो सब पैसा बैंकों में था, वो सब पैसा कोरोना के कारण मार्केट में आ गया। और उसके बाद चौथा घटना हमारे देश में घटा, जिसका नाम है लॉकडाउन। हम सब लोग इस चीज को मानते हैं। नोटबंदी आपको पता है, ऐसा नो? जीएसटी आपको पता है, ऐसा नो? कोरोना आपको पता है, ऐसा नो? और लॉकडाउन के बाद जो घटनाएं घटी वो भी आपको पता है। लेकिन उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे हमारे इंडस्ट्री की तरफ सरकार का ध्यान चला गया। उसके पहले भारत के जीडीपी में 4%, 8% का जो इंडस्ट्री हिस्सा देती थी, सब इंडस्ट्री बंद हो गई।
रेलवे बंद हो गई, विमान बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए, सिवाय किराना, खेती और हेल्थ, ये तीन छोड़ के अगर दूसरी कौन सी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में चली तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा लॉकडाउन में, ऐसा नो माई लाइफ के प्रोडक्ट ने इतना टर्नओवर किया कि जो कोरोना के पहले इतना टर्नओवर नहीं था उससे दुगना तिगना टर्नओवर माई लाइफ कंपनी ने लॉकडाउन में किया, आप सबको पता है। तो इससे क्या हुआ, भारत सरकार का पूरा ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ खींचा गया। 4% टर्नओवर देने वाली इंडस्ट्री भारत के जीडीपी में 8, 9, 10, 18% तक चली गई और सरकार गंभीर होती गई। और फिर इसी गाइडलाइंस को सरकार ने एक और डिक्लेरेशन डाला और वो डेट था दोस्तों 28 दिसंबर 2021, तारीख लिख के लगो 28/12/2021। ये दिन हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे बिजनेस के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, जिस दिन उस गाइडलाइंस को सरकार ने राजपत्रित करके गैजेट में कन्वर्ट किया और वो डेट था 28 दिसंबर 2021। और इससे क्या हुआ, इस राजपत्र से क्या हुआ, इस राजपत्र से एनटीटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे जिनका नाम है डॉक्टर हेम कुमार पांडे, भारत सरकार और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनीज, उनके दोनों में एक दुआ होता है, ब्रिज, जिसको बोला जा सकता है एनटीटी बोर्ड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इस एनटीटी बोर्ड के चेयरपर्सन है मिस्टर डॉक्टर हेम कुमार पांडे, जो आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, जो सेक्रेटरी थे, रिटायर हो गए। इनको भारत सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी कि आप इसके ऊपर काम करो, इंडस्ट्री के ऊपर काम करो। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये जो गैजेट बना ये इनकी बदौलत, डॉक्टर हेम कुमार पांडे, इनका स्टेटमेंट था दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी करना मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत कदम है। जो हमारा भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की घोषणा दे रहा है, उस घोषणा में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अधिसूचना, इसको थोड़ा अंडरलाइन करो, जारी करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। यह है काम जो भारत सरकार ने किया 20 दिसंबर 2021 को किया। अभी थोड़ा इसको समझते हैं। यह जो अधिसूचना निकलती है सरकार द्वारा, यह कैसे निकलती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है डेमोक्रेसी में, यह समझ में आया तो आपको आने वाले दिनों में इस बिजनेस का फ्यूचर समझ में आएगा। और यह समझ में नहीं आया तो आने वाले दिनों में माई लाइफ का फ्यूचर क्या है, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का फ्यूचर क्या है, यह आपको कतई समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला यह फर्स्ट टाइम पीपीएस में मैं बात कर रहा हूं, ऑन स्टेज बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। यह जो राजपत्र होता है इसकी एक प्रोसेस होती है दोस्तों डेमोक्रेसी में। हमारे देश में दो प्रकार की सूचियां काम करती है। सबसे पहली सूची होती है केंद्र सूची। कुछ लॉ, कुछ नियम, कुछ अधिसूचना केंद्र सरकार को पारित करने का अधिकार संविधान ने दिया है। और एक सूची होती है जिसको बोल सकता है राज्य सूची। कुछ कायदे, कुछ नियम, कुछ अधिसूचना और कुछ गैजेट संविधान के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने पारित किए हुए अधिसूचना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया हुआ अधिसूचना, ये दोनों को मिला के इस प्रकार का गैजेट बनता है। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है राज्य सूची से। राज्य सूची में एक विधिमंडल नाम का कायदे मंडल बनता है। विधिमंडल दो सभागृहों में बांटा जाता है, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, एमएलसी और एमएलए। 3 लाख लोगों से चुन के एक बंदे को हम भेजते हैं जो हमारे लिए कायदे कानून बनाता है विधिमंडल में जाके, राज्य सूची के अंतर्गत।
3 लाख लोगों का नेतृत्व करता है, जिसे हम आमदार एमएलए करते बोलते हैं। दूसरा होता है विधिमंडल, जो वरिष्ठ सभागृह होता है, उसका नाम है विधान परिषद। तो सबसे पहले क्या चीज होती है? सबसे पहले विधानसभा जो कनिष्ठ सभागृह होता है, वहां पे एक मसूदा तैयार किया जा सकता है एंटिटी बोर्ड के थ्रू, एक्सपर्ट लोगों के थ्रू। जो लोग प्लानिंग कमीशन से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग इस प्रकार का मसूदा बनाते हैं, और मसूदा को मान्यता देने के लिए विधिमंडल के कनिष्ठ सभागृह में, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, उसके ऊपर वो चर्चा के लिए अधिवेशन में डाला जा सकता है। जब वो मसूदा विधिमंडल के कनिष्ठ सभागृह में जाता है, तो 2/3 बहुमत से एमएलए उनको चर्चे से, डिस्कशन से पारित करते हैं, मान्यता देते हैं। 2/3 बहुमत से जब वो मान्यता प्राप्त होता है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी स्वाक्षरी उस अधिसूचना के ऊपर चली जाती है, उस मसूदे के ऊपर चली जाती है। फिर विधानसभा से वो मसूदा निकल जाता है विधेयक के रूप में, और वो विधेयक पारित करना पड़ता है विधान परिषद में। 2/3 बहुमत से विधान परिषद में जो एमएलए बैठे हुए होते हैं, उनकी मान्यता के बाद विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी स्वाक्षरी होती है, और फिर यह विधेयक जाता है राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल के पास। राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल में बैठक बैठती है, और जो उस राज्य का जो खाते का मंत्री होता है, उसकी स्वाक्षरी, उसके बाद डेप्यूटी सीएम की स्वाक्षरी, और उसके बाद सीएम की स्वाक्षरी होने के बाद यह विधेयक जाता है गवर्नर के पास, जिनको राज्यपाल बोला जा सकता है। राज्यपाल उस विधेयक को अपने पास लेते हैं, लेकिन तुरंत साइन नहीं करते। राज्यपाल को मदद करने के लिए इस देश का कायदे का एक तज्ञ व्यक्ति होता है, जिसे बोला जा सकता है महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट। राज्यपाल उनकी सूचना लेता है, और कायदा जब बनता है वो संविधान के अनुसार है क्या नहीं है, वो महाधिवक्ता राज्यपाल को बात करता है, गवर्नर से बात करता है, राज्यपाल उनकी बात मानता है, और फिर उस विधेयक के ऊपर स्वाक्षरी करता है। और जब राज्यपाल की स्वाक्षरी होती है, तब यह विधेयक राज्य सूची से पारित होके चला जाता है केंद्र सूची के पास। केंद्र सूची में भी 2 प्रकार के सभागृह होते हैं, जिनको संसद बोला जा सकता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। सेम विधेयक लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा के 2/3 एमपी के थ्रू उसको पारित करके लोकसभा का अध्यक्ष उसके ऊपर स्वाक्षरी करता है, और फिर यह विधेयक जाता है राज्यसभा। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित किया जा सकता है, और देश का उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का पदसिद्ध अध्यक्ष होता है। देश का उपराष्ट्रपति उसके ऊपर स्वाक्षरी करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष, इनके स्वाक्षरी के पत्र कैबिनेट में जाते हैं। कैबिनेट में डिस्कशन होता है, देश के प्राइम मिनिस्टर उस विधेयक के ऊपर स्वाक्षरी करते हैं, और यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तुरंत स्वाक्षरी नहीं करते, राष्ट्रपति भी गाइडलाइंस लेते हैं। वो किनका गाइडलाइंस लेते हैं? उनका गाइडलाइंस लेते हैं जो कायदे का तज्ञ होता है। 3 लोगों की पीठ बैठती है, जिसे बोलता है खंडपीठ। एक होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश, दूसरी होता है सॉलिसिटर ऑफ जनरल, महाधिवक्ता जो केंद्र का होता है, और एक होता है कायदा तज्ञ। ऐसे 3 लोगों की कमेटी बैठती है। केंद्र सरकार द्वारा जो विधेयक आया है, वो 3 लोग उसको पारित करते हैं। उन 3 लोगों की मान्यता जब होती है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर स्वाक्षरी करते हैं, और जब राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होती है, तब उसका गैजेट बनता है। डेमोक्रेसी में, लोकशाही में इससे बड़ा पत्र कोई नहीं होता, और यह लीगलाइजेशन का पुरावा होता है, जहां पे राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होने के बाद यह पत्र गैजेट में आता है। माय डियर फ्रेंड, अभी ये जो मूल ढांचा बना है, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बार बन गया तो बन गया, थोड़ी सी दुरुस्ती हो सकती है, लेकिन मेन ढांचा सरकार को बदलने का अधिकार नहीं होता। एक बार अगर ये इंडस्ट्री को मिला हुआ पत्र और इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो इसका मतलब यह होता है
अभी आने वाले फ्यूचर में ये इंडस्ट्री कहां जा सकती है। लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि तुम्हारी कंपनी कितने दिन चलेगी, कहां तक चलेगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई, ऐसे बहुत सारी कंपनीज गई। सीना तान के बोलो, हिम्मत से बोलो कि माई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जिसको भारत सरकार के गैजेट ने मान्यता दी है। इसके बाद का एक ही स्टेप है। मैंने 12 साल तक एजुकेशन फील्ड में काम किया, मैंने 1-1.5 साल तक मीडिया में काम किया। इस चीज को मैंने नजदीक से देखा, कायदा कैसा बनता है, विधेयक कैसा पारित होता है। एज अ प्रोफेसर, एज अ पत्रकार, मैंने नजदीक से इन सब चीजों को देखा है दोस्तों, और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है गैजेट के बाद अभी सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी होती है। 3-4 साल के अंदर भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय ये होता है दोस्तों, जब कोई विधेयक बनता है, कोई गैजेट बनता है, तो उस गैजेट में जो लिखे हुए नियम है, उस गैजेट में जो लिखे हुए कायदा होता है, वो कायदा समाज में समझने के लिए उसको सिलेबस में लाना पड़ता है। अभी आने वाले 2-3 साल के बाद अपने देश में ये होगा, डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस कॉलेज में शुरू हो जाएगी। विद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा में टीचर सिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और जब टीचर सिखाएंगे तो जाहिर से यह सवाल आएगा, इस हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी कौन सी है। जरूर यह सवाल स्टूडेंट पूछेंगे टीचर को कि सर, इस हिंदुस्तान में लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नंबर 1 कंपनी कौन सी है। तो टीचर बोलेगा, बेटा जहां तक मेरा स्टडी है 2016 में नंबर 1 कंपनी कौन सी थी, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, आज 2024 में, 2025 में। जो कंपनी 2016 से जहां से गाइडलाइंस बने, उस दिन से 2026 तक 10 साल में पूरी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है, तो काम कौन से कंपनी में करना पड़ेगा। आज शुरू है 2023, मैं बात कर रहा हूं 2026 की। और जिस दिन ये कॉलेजेस में सिखाया जाएगा, उस दिन आपका बेटा, आपका बेटी, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन जब स्कूल में जाएंगी और टीचर उनको बोलेंगे, बेटा स्किल डेवलपमेंट करना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही करना है, और डायरेक्ट सेलिंग करना है तो माई लाइफस्टाइल ही करना है, तब आप ये नहीं बोल सकोगे कि आपने बीच में बिजनेस छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? लोग नहीं जुड़ रहे थे। क्यों छोड़ा था? प्रोडक्ट बड़े महंगे थे। क्यों छोड़ा था? लोग मुझे हंस रहे थे। क्यों छोड़ा था? मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्यों छोड़ा था? मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा था। दोस्तों याद रखना मेरी बात को, जब ये रीजन आप बोलोगे ना, तो आंखों में आंखें डाल के आपका बेटा आपके मुंह पे ऐसी चपाक मारेगा, बोलेगा, मम्मी रुकना तो चाहिए था, कम से कम रुकना तो चाहिए था। आज कंपनी के प्लान की बदौलत तेरा आईडी नॉमिनेशन के माध्यम से मुझे मिलता था। अब देखना मम्मी, तूने काम छोड़ा तो मुझे फिर से इंटरव्यू दे के अभी माई लाइफ करना पड़ेगा। ये देखो, जो मैं 2026 की बात कर रहा हूं, वो चीज ऑलरेडी 2022 में इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। हमारे देश का एक प्रदेश है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, वैसा एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। और उस हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है शिवलोनी यूनिवर्सिटी।
और उस सिवनोली यूनिवर्सिटी ने पीजी लेवल का एक डिप्लोमा डिक्लेयर किया है दोस्तों, पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, जिसका फीस है 1.25 लाख रुपए, और एक बैच इससे बाहर पड़ी है, जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी जिनका नाम है डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। ये वो बंदा है, ये डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बंदा है एकलौता जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पीएचडी किया, डॉक्टर इन फिलॉसफी। 8 साल तक काम किया और उसने एक थीसिस तैयार किया। उस थीसिस का नाम है 6 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन डायरेक्ट सेलिंग। उसने लिखा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये 6 फैक्टर के ऊपर काम करता है तो पक्का वो करोड़पति बन सकता है, बॉन्ड पेपर पे लिख के देता है वो। और इसने एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सिवलोनी यूनिवर्सिटी का ई कॉमर्स का, जिसने पीजी लेवल का डिप्लोमा शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और दोस्तों खुशी की मैं बात बोलूं कि इस यूनिवर्सिटी से एक बैच बाहर निकली 50 लोगों की। तो जो चीज 2026 में होगी वो चीज यूजीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो भारत सरकार को अप्लाई करके बैठी है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस शुरू करने की परमिशन दो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार यही इंडस्ट्री दे सकता है। और ये क्या सिखाएंगे, ये क्या सिखाते हैं? वही जो हमारे विनय भाई सिखाते हैं कि लिस्ट कैसे निकालना है, इनविटेशन कैसे देना है, कपड़े कैसे पहनना है, टूल्स कैसे होना चाहिए, वही चीज तो ये लोग सिखाते हैं। तो 500 रुपए में सीखना अच्छा है या फिर 1,75,000 रुपए देके सीखना अच्छा रहेगा? आवाज नहीं आई? और दोस्तों मैं खुशनसीब हूं, जब ये पहली बैच बाहर निकली थी उस प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन होने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं जो भी बोलता हूं विदाउट प्रूफ कुछ नहीं बोलता। ये सिवलोनी यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ मुझे सर्टिफिकेट है। इधर देखिए डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, और मैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुआ था। तो दोस्तों आज सरकार कितनी गंभीर है, यूनिवर्सिटीज कितनी गंभीर है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने होके भी आप कितने गंभीर है। आपको बुलाना पड़ता, आपको लाना पड़ता, आपको जबरन लाना पड़ता। तो दोस्तों आज के बाद आप सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज किसी के ऊपर डिपेंड होके इस बिजनेस में काम मत करो। आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। कंपनी ने आपको एक यूनिक आईडी दिया है, जो यूनिक आईडी मुझे दिया गया था वही उसी प्रकार का यूनिक आईडी कंपनी ने आपको दिया है। वो यूनिक आईडी लेके 46 जो कुछ भी आपका यूनिक आईडी होगा, वो यूनिक आईडी लेके आपको इस बिजनेस में छलांग लगाना है, बड़ा बड़ा बिजनेस खींचना है। और कम से कम इस बिजनेस के लिए 5 साल तो देना है। ये 3 महीने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये 4 महीने वाला बिजनेस नहीं है, ये साल वाला बिजनेस नहीं है। किमान कम से कम आपको इस बिजनेस में अगर डेवलप होना है प्रॉपर तरीके से तो कम 5 साल देना पड़ता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये चाइनीज बांबू वाला बिजनेस है। चाइनीज बांबू नाम सुना है आपने? चाइनीज बांबू वाला बिजनेस है। चाइनीज बांबू की खासियत क्या है? चाइनीज बांबू जब वो किसान वो चाइनीज बांबू का बीज जो होता है, बीज जब वो रोपण करता है जमीन पे, तो जमीन के ऊपर आने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। कितना साल? 5 साल जमीन के ऊपर आने के लिए वो चाइनीज बांबू को किमान 5 इयर्स लगते हैं। और फिर 5 इयर्स के बाद चमत्कार होता है। चमत्कार यह होता है हर 60 दिन में ये चाइनीज बांबू 90 फुट बढ़ता है।
5 साल सिर्फ ऊपर आने के लिए लगते हैं उसको, लेकिन उसके बाद हर 60 दिन में 90 फुट फिर काटो, और 60 दिन में 90 फुट और काटो, और 60 दिन में 90 फुट और काटो, और 60 दिन में 90 फुट और काटो, ऐसे 32 इयर्स। अभी हम लोगों को आदत पड़ी है आलू की फसल की, हम 90 दिन रुकते, 90 दिन तक आलू नहीं आया तो हम उस फसल को ही निकालते। तो जिनको आलू 90 दिन की आदत लगी है, उसके दिमाग में डालना है 5 साल का चाइनीज बांबू, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो रहेगा ना। हेलो, इसीलिए तो हमें बुलाया गया कि ये आलू की मानसिकता बदल के चाइनीज बांबू की मानसिकता लेके आओ। ये 3-4 महीने वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा, हमें करना है 5 साल का कार्यक्रम। तैयार हो आप लोग? प्रॉब्लम आएगी, तैयार हो आप लोग? दिक्कतें आएगी, तैयार हो आप लोग? लेकिन